नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम लगातार जारी है और इसके लिए वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया ने अहम भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई तमाम योजनाएं बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और उन्हीं में से एक है पीएम जनधन योजना। इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। खास बात यह है कि इनमें से 56% अकाउंट्स महिलाओं से जुड़े हैं। गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। खोले गए अगर खातों की बात करें तो इनमें से लगभग 67% अकाउंट्स गांव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं और इन खातों में कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। तो अपने आप में इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करना कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले जाने के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। तो महत्वपूर्ण मील का पत्थर और सरकार ने वित्तीय समावेशन के तहत ये सुनिश्चित किया है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके। कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित ना रहे और वित्तीय समावेशन की पहुंच बिना किसी रुकावट के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल भारत अभियान शुरू किया गया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई और इसी को रेखांकित किया पीएम ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के वर्चुअल संबोधन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल के प्रयोग से आर्थिक समावेश की क्रांति को गति प्रदान की गई है। 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan-Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि एक एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिणी का निर्माण भी किया जा रहा है। The government e-marketplace has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems
are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. तो वित्तीय समावेशन से किस तरह से विकास पहुंचा है देश के कोने कोने तक, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से किस तरह से विकास की एक आर्थिक क्रांति जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दक्षिता दास, जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, और शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। शिशिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, वित्तीय समावेशन से विकास, ये जो नया आंकड़ा आया है, इस पर कहां तक देखने को मिलता है और किस तरह से 2014 में जो एक दूरदर्शी सोच के साथ ये शुरू की गई, ये अब एक बड़ी सफलता का रूप हासिल करती नजर आ रही है? निश्चित तौर पर अगर आप 15 अगस्त 2014 को याद करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि वित्तीय समावेशन के लिए एक नई पहल होगी, और उसके ठीक 13 दिन के भीतर 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। और आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ खातों की, देखिए देश में लगभग 225 करोड़ बैंक खाते हैं, जमा की मैं बात कर रहा हूं, और उस 225 करोड़ बैंक खातों में अगर जनधन की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 50 करोड़ है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये वो खाते हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस जैसी कोई शर्त नहीं होती है। इसमें कई तरह की सुविधाएं जो है, भले ही आम बैंकिंग खातों की तरह ना मिले, लेकिन अगर हम इसको एक सामान्य बैंकिंग गतिविधि के हिसाब से देखें तो वो सारी सुविधाएं पूरी होती हैं। दूसरी तरफ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, जो कि बाद में शुरुआत के दौर में अगर आप याद करिए तो लगभग 5,000 रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ा करके 10,000 रुपए किया गया। उसके अलावा रुपए पर जो बीमा सुरक्षा है वो लगभग 2 लाख रुपए का कर दिया गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो वित्तीय समावेशन की दिशा में अहम कदम है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से हमें वित्तीय साक्षरता और वित्तीय व्यवहार, इन दोनों पर ज्यादा जोर देना होगा, क्योंकि आज के दिन में बैंक खाता खोलना एक वित्तीय समावेशन की दिशा में अहम कदम है, लेकिन उस खाते में जमा रकम और उस जो भी जमा रकम आ रही है उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए जरूरी है कि वित्तीय साक्षरता और वित्तीय व्यवहार को हम बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मैम भी जुड़ी हुई हैं। दक्षिता जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ जो शुरुआत हुई, उसके लिए एक बड़ा आंकड़ा भी, जिसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, ये इन मायनों में भी खास है क्योंकि इसमें जो 67% अकाउंट्स है गाँव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं, और महिलाओं की जो भूमिका है वो इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाओं को जो है वो प्रमुखता से इसमें जोड़ा गया है। किस तरह से ये संभव हो पाया? देखिए रमा जी, एक आंकड़ा पहले मैं उससे शुरुआत करूंगी। 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें पता चला था कि हमारे पास लगभग 25 करोड़ हाउस होल्ड है, जिसमें 60% से भी कम जो थे वो बैंक से जुड़े हुए थे। तो 10 साल के अंदर जो हम लोगों ने उपलब्धि पाई है, निसंकोच उसमें बहुत ही ज्यादा हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रयास किया है। उस प्रयास में कई चीजें शामिल हैं। एक तो जो बोला गया है पहले कि हमारी डिजिटल जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कनेक्टिविटी इंप्रूव करी गई है। हमारे बैंक्स ने भी काफी मेहनत करी इस दौरान अपने सिस्टम्स को सही करने के लिए, जैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इन सब में बहुत जोर की तेजी आई। और एक चीज सरकार ने करी कि जब ये जनधन स्कीम लॉन्च करी तो उन्होंने केवल एक बैंक फिजिकल, जिसको हम कहते हैं कि एक बैंक एंड मोटर बैंक की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बैंकिंग मित्रा को बनाया, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को बनाया, पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का सहयोग लिया, आधार से जोड़ा। तो नतीजा ये हुआ कि जो जैम ट्रिनिटी थी, जनधन आधार मोबाइल, वो बहुत ही सफल रूप से एक तरीके से जुड़कर एक हो गई। परंतु इसके पीछे, जैसे आपने कहा, बहुत ज्यादा मेहनत गई है और एक तरीके से जो कामयाबी हासिल हुई है, जो लक्ष्य था, वो हमने उपलब्धि पाई है।
बिल्कुल, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। जुड़े रहिए हमारे साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो नो, 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपके पास जाना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो जैम ट्रिनिटी योजना है, इसने जो सूचना तंत्र है इसको और प्रमुख किया, और जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सूचनाएं हैं, जो जानकारी है वो उन लोगों तक भी पहुंचाने की तक कोशिश की और प्रयास किया, और वो प्रयास सफल भी हुआ जो हाशिए पर खड़े थे। बिल्कुल, मैं दास मैम की एक और बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो आपने बात करी बैंक मित्र या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की, उसी दिशा में एक उसको और भी अगर आप नए सिरे से देखें तो बैंक लोगों के दरवाजे तक पहुंचा। जब बैंक लोगों के दरवाजे तक पहुंचा तो निश्चित तौर पर बैंकिंग जो भी सुविधा थी उसमें किसी भी तरह की जो हिचकिचाहट थी वो काफी हद तक खत्म हुई। दूसरी बात है कि जहां तक तकनीक है, आज के दिन में बैंक खाता खोलना आपके लिए उस तरह की परेशानी का सबब नहीं है जो पहले किसी जमाने में हुआ करता था कि जब आपको तमाम तरह के कागजी दस्तावेज जमा कराने पड़ते थे। तो तकनीक की सुविधा। जी शिशिर, आपको रोकना चाहेंगे कुछ देर के लिए। हम सीधे आपको ले चलेंगे गांधीनगर पर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। की मीटिंग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने आप में G20 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये विशेष और खास हो गई है। यहाँ आपको प्रेजेंटेशन में बताया 3 कार्यक्रम हुआ। कुल मिला के 29 मिनिस्टर उपस्थित रहे। एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और वो भी उसकी मेजबानी इंडिया को करने का अवसर मिला, वो अपने आप में खास है। दूसरा, एक ही परिसर में एक ही टाइम पे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स, मेडटेक एक्सपो एक साथ में होना, दुनिया के 71 से अधिक कंट्री का डेलीगेशन आना, 1500 से अधिक डेलीगेट्स आना और 300 से अधिक MOU होना अबाउट ओनली मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स के लिए, यानी कि मेडिकल टूरिज्म के लिए इंटरेस्टेड स्टेट, इंटरेस्टेड इंटरनेशनल हॉस्पिटल, अदर कंट्री की हॉस्पिटल जिन्होंने इंडिया की हॉस्पिटल के साथ MOU करा ताकि भविष्य में अपने कंट्री के पेशेंट वो इंडिया में भेज पाए। दोस्तों, 3 एक्सपो, मिनिस्ट्रियल हेल्थ मिनिस्टर समिट, गुजरात को उसकी मेजबानी करने का अवसर मिला। सभी डेलीगेट्स ने
खास करके मिनिस्टर लोगों ने गुजरात की हॉस्पिटलिटी की सराहना की। जिस तरह से यहाँ स्वागत किया गया, उसकी व्यवस्था की गई, कल्चरल कार्यक्रम किया गया, उससे बहुत उत्साहित थे। दोस्तों, WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने मोदी जी ने देश में 1,56,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए। वो गांव में जाके एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मुलाकात की। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मुफ्त मेडिसिन दी जाती है। वहाँ 23 टाइप के स्क्रीनिंग किए जाते हैं। वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाता है। वहाँ से प्लानिंग होता है, वहाँ से टेली कंसल्टेशन होता है। दोस्तों, गांव के कोई सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 5-6 हजार के पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, वहाँ पर वो आ जाते हैं और आवश्यकता होती है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर या तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर बैठ के उसको एडवाइस कर देते हैं। आवश्यकता होती है तो वो सीधी भी उसके साथ बात करते हैं, डॉक्टर से भी बात करते हैं। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है डॉक्टर टेड्रोस ने देखा और उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों को इस टाइप का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने सराहना की। आज विश्व के देशों ने, विश्व में हिंदुस्तान फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो है, लेकिन आज सभी डेलीगेट्स बोल रहे थे और उसका ओपिनियन से वो बोल रहे थे कि आने वाले दिनों में हम हॉस्पिटल ऑन अर्थ होंगे, यानी कि दुनिया ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया में आएंगे, ऐसा विश्वास ये लोगों ने व्यक्त किया। दोस्तों, कई लोगों ने अपनी बात रखी और ये भी हम सब लोगों के लिए प्राउड है। हमारे नीदरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ड्रग्स डेवलपमेंट, वैक्सीन इनोवेशन इन हेल्थ केयर और डिजिटलाइजेशन से वो बहुत काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि इंडिया में जिस तरह से इनोवेशन हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो आने वाले दिनों में इंडिया को तो मदद करेगा लेकिन दुनिया को भी मदद करेगा। हमारे जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हम जेनेरिक मेडिसिन को प्रोक्योरमेंट करने के लिए इंडिया को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इंडिया में क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन मिलती है। कई लोगों ने एक्सपो में जन औषधि केंद्र का मॉडल देखा और मुझे कहा कि हमें देखना है कैसे आप इतनी सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन देते हैं। मैंने बताया कि देश में 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र है। वहाँ ब्रांडेड मेडिसिन के सापेक्ष में 25% में, 30% में, मैक्सिमम 50% में, लेकिन क्वालिटी मेडिसिन मिलती है, उसकी भी सराहना की। इजिप्ट के हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि भारत की भूमि को देखकर मैं अभिभूत हूँ। वो बहुत खुश हुए, हॉस्पिटलिटी के लिए भी बहुत खुश हुए। और दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई पैंडेमिक आए तो उसके लिए विश्व को सज्ज रहना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जानकारी दे रहे थे स्वास्थ्य मंत्रियों की, G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का। उन्होंने कहा कि जो भी मेहमान आए थे, 70 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और वो भारत में जिस तरह की सुविधाएं हैं, जिस तरह का स्वास्थ्य ढांचा है, उससे काफ़ी अभिभूत दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात की जो हॉस्पिटैलिटी है उसकी भी सराहना की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
जो यहाँ पर जन औषधि केंद्र है उनका भी जायजा इन प्रतिनिधियों ने लिया और 1,56,000 से अधिक वेलनेस सेंटर जो भारत में खोले गए हैं उसका भी जो प्रतिनिधि हैं जायजा लिया। इसके अलावा WHO के महानिदेशक भी वहाँ पर गए, उन्होंने देखा और वो काफ़ी अभिभूत दिखे और उसकी सराहना की। तो अपने आप में ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी उन्होंने दी। और अब रुक करते हैं अपने प्रोग्राम का। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसमें बात कर रहे हैं हम वित्तीय समावेशन की और बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की और उससे आ रहे क्रांतिकारी बदलावों की। जी शिशिर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। आप बता रहे थे किस तरह से रेम ट्रिनिटी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने भी इसमें निभाई है। बिल्कुल, देखिए जो मैंने बात कही कि आज के दिन में खाता खुलवाना कितना आपके लिए सहज हो गया है, सुलभ हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात है, हम सभी जानते हैं कि आज जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उसमें लाभार्थियों तक पूरी रकम पहुंचे, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है और उसमें जनधन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। एक और बात कहना चाहूंगा कि जब जनधन से जन सुरक्षा की बात आई, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना सुरक्षा योजना हो, इन तीनों के संयोग से ये हुआ कि एक व्यक्ति के लिए वित्तीय समावेशन के कई पहलू एक साथ मिल गए। चाहे आप बैंकिंग व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें और या फिर किसी भी तरह की आपत्ति की परिस्थिति में, किसी भी तरह की विपदा की परिस्थिति में उसको किस तरह से मदद दी जाए। आप जो आंकड़े देखिए क्लेम सेटलमेंट के, वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा है और ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से व्यवस्था भी जो है वो इन लोगों की मदद कर रहा है। तो आप इस पूरी व्यवस्था को कुछ इस तरीके से समझ सकती हैं कि आज एक वित्तीय व्यवस्था में लोगों की भागीदारी और जब हम समावेशन की बात करते हैं वो किस तरीके से अपने शब्द के मुताबिक चले, ये उसका एक प्रतीक है। बिल्कुल, वित्तीय व्यवस्था में लोगों की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ी है और इस सफलता में उसकी अहम भूमिका कहा जा सकता है। दक्षिता जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, डिजिटल इंडिया जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया वो भी एक बड़ी दूरदर्शिता के साथ शुरू किया गया और उसका भी परिणाम ये है कि मौजूदा समय में 85 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। इसने इस वित्तीय समावेशन में जो लोगों की भूमिका है उसको किस तरह से और ज़्यादा सुनिश्चित किया? देखिए, जो जैम ट्रिनिटी है उसका जो एम है वो मोबाइल, और बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से देश के कोने कोने में आज की तारीख में मोबाइल भी फैल गए हैं और मोबाइल का उपयोग है, और आप देखिए घर घर में महिला, बच्चे, खासतौर से ये जो वर्ग थे जिनके पास हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और उनके पास जानकारी नहीं थी, वो बहुत ही सुचारू रूप से सबके पास है। तो एक तरीके से कहिए हर घर में हर महिला के पास एक बैंक हो गया है। तो जो आपका डिजिटाइजेशन है, और खासतौर से 2016 के बाद हमने देखा कि बहुत तेजी से और बहुत ही रफ्तार से इस देश ने यूपीआई को अडॉप्ट किया। कई किस्म के जो हमारे खर्चे हैं वो आज की तारीख में बैंक जाते नहीं हैं, चेक नहीं काटते हैं, सीधा मोबाइल पर हो जाता है। तो एक तरीके से देखिए, जो सिन्हा साहब भी पहले कह रहे थे, ये बहुत ही ज्यादा बैंकिंग में बदलाव आ गया है क्योंकि डिजिटाइजेशन ने एक तरीके से बैंक को मोबाइल में लिया है। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है हमारी देश की फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैश्विक चुनौतियों के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और एक अगर वैश्विक परिदृश्य पर देखें, भारत की जो उपलब्धियों की एक साख और धाक लगातार बनती जा रही है, उसमें कितना आगे बढ़ता हुआ कदम है? इसके लिए मैं आपको जो बीते दिनों कैबिनेट का जो फैसला हुआ जिसके तहत डिजिटल जो सिस्टम है उसके एक्सटेंशन की बात की गई, उसमें अगर आप गौर करें तो एक बड़ी खास बात कही गई थी, वो ये था कि लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था मुहैया कराना। देखिए, आज के दिन में डिजिटल लेन देन को लेकर के जितनी भी संख्या बढ़ी हो, लेकिन कुछ लोगों के मन में हमेशा ये आशंका होती है कि व्यवस्था कितनी सुरक्षित है, और ये आश्वासन देना और इसके लिए इंतजाम करना बहुत जरूरी होता है।
आज अगर वैश्विक व्यवस्था में चाहे आप यूपीआई की बात करें, भीम की बात करें या फिर किसी और माध्यम के जरिए डिजिटल लेन देन की बात करें, उन सब में बढ़ोतरी हुई है तो उसके पीछे एक ये भी वजह है कि हम क्या उन्हें सुरक्षित व्यवस्था दे रहे हैं कि नहीं। कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतें होती रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो परेशानी और वो दिक्कत दुनिया के हर देश में होती रही है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते उसको और कैसे बेहतर बनाते हैं। और हमारे लिए डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा जो एक कह लीजिए पहलू ये है कि एक सुरक्षित लेन देन, कम से कम समय में लेन देन और कम से कम लागत में लेन देन, ये यदि 3 पहलू को पूरा करता है तो वो डिजिटल व्यवस्था कामयाब होती है। और यही वजह है कि दुनिया में हम एक अपनी पहचान छोड़ने में इसलिए कामयाब हुए कि इन तीनों मामले में हमने काफी प्रगति करी है। बिल्कुल, दक्षिता जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। शिशिर ने पहले एक बड़ा अच्छा जो है स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो वित्तीय समावेशन है इसमें वित्तीय साक्षरता की बेहद ज़रूरत है। तो इस दिशा में भी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्योंकि वित्तीय साक्षरता है तभी इतने लोग जुड़े हैं? निस्संदेह इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि हम अपने जनसंख्या को बताएं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं और जो भी हम डिजिटल इंडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें कई बाधाएं भी आ सकती हैं हमारे सामने, कई फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। परंतु अगर आप देखें जिस तरीके से आप टेलीविजन खोलिए, आप अपना यूपीआई खोलिए, आप अपना मोबाइल खोलिए, हर जगह सरकार आपको बता रही है कि देखिए आप सचेत रहें, आप बिना सोचे समझे अपना काम ना करें जो कि फाइनेंशियल हो। तो एक तरीके से सरकार बिल्कुल अलर्ट है इस मामले को लेकर। और मुझे देखिए वक्त की बात है, ये वक्त की बात है। जैसे जैसे हमारा ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखिए ये बहुत ही आसान चीज है करने को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखिएगा कि और ज्यादा सावधानी से हम और जो ये आंकड़े हैं वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार जो हैं वो साबित भी हो रहे हैं। दक्षिता जी आपका और शिशिर आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने में और इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वित्तीय समावेशन जिसका उद्देश्य आम आदमी को, हाशिए पर खड़े आदमी को, दूर दराज के लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना तो है ही, उनको मजबूत करना तो है ही, उस मजबूती से देश में जो आर्थिक विकास है उसको एक मजबूती देना ये भी सुनिश्चित करता है। इसी के साथ ही चर्चा में लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।